हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि अगले वीडियो में आप लोगों को 10th मैथ का पहला चैप्टर का पहला वीडियो मिल गया था। आज हम लोग 10th मैथ के जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका दूसरा लेक्चर करने वाले हैं। पहला लेक्चर हो चुका है आप लोगों को। पहला लेक्चर, ये पहला लेक्चर और ये जो दूसरा लेक्चर आपको मिल रहा है, ये बेसिक तरह के मिल रहा है, क्योंकि बेसिक अब वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम ही तो इसमें संख्या के बारे में पढ़ना है, इसलिए आप लोगों को क्या पहला और ये जो वीडियो आ रहा है ये आप लोगों को बेसिक के तौर पे ही वीडियो आएगा। लेकिन जो तीसरा वीडियो आएगा, तीसरे वीडियो जो आएगा उससे आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में भी हम लोग क्या बेसिक के तरह ही बात करेंगे। लेकिन जो फिजिक्स का भी 3 क्लास हो चुका है, फिजिक्स का या तो मैथ का। अगर किसी का भी आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा टीम एसके सर, तो इस तरह के लोगो आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, या तो कमेंट बॉक्स में नंबर दे दीजिएगा, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें क्या सभी स्टूडेंट को पीडीएफ दिया जाता है। तो आप लोगों को वास्तविक संख्या जो चैप्टर था, वास्तविक संख्या जो चैप्टर था, हम लोग क्या बहुत बेसिक से स्टार्ट किए थे कि अंक क्या होता है, अंक से स्टार्ट किए थे, अंक बता दिए थे, इसके बाद संख्या भी बता दिए थे। और संख्या भी दो तरह का होता था, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो था वो दो तरह के होता था, दशमलव संख्या और एक पूर्णांक संख्या। और ये जो दशमलव संख्या ये दो तरह के होता था, पूर्णावर्त संख्या और गैर पुनरावर्त संख्या। और जो पूर्णांक संख्या ये 3 तरह के होता था, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो हम लोग जो स्टार्ट आज करेंगे वो धनात्मक पूर्णांक से करेंगे। ये बेसिक, क्योंकि इतना हम पढ़ा दिए थे अगले वीडियो में, तो इससे आगे आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए, पहले धनात्मक पूर्णांक समझने से पहले आपको गुणनखंड यानी फैक्टर समझना पड़ेगा कि फैक्टर होता क्या है। तो जो गुणनखंड या तो फैक्टर होता है, वो सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे उस संख्या का गुणनखंडन या तो फैक्टर कहा जाता है। जैसे में देख लीजिए, अगर हमको 6 का फैक्टर निकालना है, यदि 6 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, तो 6 का वही फैक्टर होगा जो ये 6 को विभाजित कर देगा। 6 का वही फैक्टर होगा जो 6 को विभाजित कर देगा। देख लीजिए, एक क्या करेगा, 6 को विभाजित कर देगा, कितना दम काटेगा, तो 6 दम काटेगा। 2 भी देख लीजिए, 6 को विभाजित कर देगा, कितना दम काटेगा, 3 दम काटेगा। अब फिर आएगा आपका 4, फिर आपका 3 भी आएगा, फिर आपका क्या 3 आएगा, 3 कितना दम इसको काटेगा, 2 दम काटेगा। अब बोलिएगा 4 भी इसका फैक्टर होगा, तो 4 इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 4 इसको विभाजित नहीं कर रहा है, पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है। अब फिर 3 के बाद कितना आएगा, 6 आएगा, 3 के बाद डायरेक्ट 6 आएगा, 6 भी इसका फैक्टर होगा, कितना दम कटेगा, तो 1 दम कटेगा। बात के माने अगर मान लीजिए 10 का हमको गुणनखंड या तो 10 का फैक्टर निकालना है, तो 1 तो सबका होगा, क्योंकि 1 से भागा तो सब में चली जाती है। इसके बाद देख लीजिए इसका 2 भी होगा, क्योंकि 200 इसमें भागा देंगे तो कितना दम कटेगा, 5 दम कटेगा। फिर इसका 3 नहीं होगा, 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 से इसमें पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। 4 भी नहीं होगा। अब 4 भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 से इसमें भागा देंगे तो नहीं लगेगा। फिर इसका 5 होगा, फिर इसका क्या होगा, 5 होगा, जब इसको भागा देंगे तो 2 दम कट जाएगा। अगर किसी भी संख्या को फैक्टर निकालते निकालते अगर इसका आधा आ गया, अगर इसका आधा आ गया, तो अब डायरेक्ट वही संख्या आएगा, डायरेक्ट कितना आएगा, 10 आएगा। अब 6 वो नहीं होगा, डायरेक्ट इसका कितना होगा, 10 होगा। तो उसी तरह देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों को सबको लिख के दे दिए, तो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो देख लीजिए, 6 का जो फैक्टर है 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। और फिर 8 का जो फैक्टर है 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। और फिर देख लीजिए 4 के बाद डायरेक्ट कितना आया, 8। यहाँ पे भी 3 के बाद डायरेक्ट कितना आया, 6, क्योंकि 6 का आधा कितना होता है, 3। फिर 8 का आधा कितना होता है, 4। तो 4 के बाद डायरेक्ट फैक्टर कितना आया, 8। अब फिर देख लीजिए 20 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 10 होगा। अब फिर यहाँ 50 का फैक्टर लिखा हुआ है। तो आशा करते हैं आप लोगों को फैक्टर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को फैक्टर समझ यानी गुणनखंडन समझ में आ गया, तभी आपको अभाज्य गुणनखंडन और भाज्य गुणनखंडन समझ में आएगा। तो तब देख लीजिए, अगर आप लोगों को फैक्टर समझ में आ गया तो देख लीजिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो 3 तरह के होता है। जो धनात्मक पूर्णांक संख्या वो 3 तरह के होता है। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो देख लीजिए संख्या रेखा, यहाँ क्या होता है 0, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा -2, फिर होगा -t। ये क्या था, ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक था, ये ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक था। ये शून्य पूर्णांक था, ये शून्य पूर्णांक। इससे जो आगे आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, जो कि पॉजिटिव होगा, जो कि पॉजिटिव होगा। तो यही जो पॉजिटिव वाली संख्या आप लोगों को दिख रहा है, यही क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये जो धनात्मक पूर्णांक संख्या वो 3 तरह का हो सकता है, 3 तरह के हो सकता है। या तो अभाज्य संख्या हो सकता है, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। या तो क्या भाज्य संख्या हो सकता है, भाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। या तो क्या, ना तो भाज्य और ना तो अभाज्य हो सकता है। ये 3 तरह के संख्या हो सकता है, और ये तीनों तरह के संख्या से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्या आता है, अभाज्य संख्या।
तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक हो, अर्थात दो गुणनखंडन हो। ऐसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंडन हो, या तो इसको इस तरह बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे, जो केवल एक और अपने आप से कटे। ऐसी संख्या जो एक या तो फिर स्वयं से ही कटे, स्वयं से ही क्या विभाजित हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहेंगे। या तो इसका अथवा में देख लीजिए, दूसरा परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जिनको केवल क्या दो ही अपवर्तक हो, ऐसी संख्या जिनका केवल दो ही अपवर्तक हो, दो से अधिक अपवर्तक नहीं हो। तो अभाज्य संख्या देख लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल में कितना दिया हुआ है? दो। तो दो का कितना अपवर्तक होगा? मात्र दो ही वो होगा, क्योंकि वो एक से कटेगा और फिर दो से कटेगा, एक से कटेगा और दो से कटेगा। तो दो जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या। अब फिर देख लीजिए तीन क्या है? तो तीन भी अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि तीन एक से कटेगा और फिर तीन से कटेगा। तो इसका भी कितना गुणनखंडन हुआ? दो ही को गुणनखंडन हुआ, इसका भी दो को गुणनखंडन हो गया। अगर बात के माने अगर चर्चा करते हैं चार कौन सी संख्या है? तो चार को जब तोड़ेंगे तो देख लीजिए, एक से भी कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, और दो से भी कट जाएगा, और चार से भी कट जाएगा। तो इसका कितना अभाज्य गुणनखंडन हो गया? किसका कितना प्राइम फैक्टर हो गया? इसका 3 फैक्टर हो गया, जो कि ये संभव नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या वही हो सकता है जो एक और स्वयं से कटे। तो जो अभाज्य संख्या है, तो यहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब से यहां से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तीनों ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्या बता देते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है, देखिए ये दो भी अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद आप लोगों का 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से भी कट जाएगा, तो फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, 15 नहीं होगा, फिर 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, के बाद 21 भी नहीं होगा, फिर कितना होगा? 23 होगा। तो इसी तरह डॉट डॉट चलते जाएगा। जितना भी आप लोगों को ये संख्या दिख रहा है, ये देख लीजिए, अगर मान लीजिए 19, तो 19 कितना से कटेगा? एक से कटेगा, और फिर 19 से ही कटेगा। तो जितना भी संख्या है उसका केवल दो ही क्या गुणनखंडन हो सकता है, केवल दो गुणनखंडन, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन आप लोगों को दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। लेकिन इसी में क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी 2 होगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी 2 होगा। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 होगा। तो कितना होगा? 3 होगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 होगा। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होगा, और दूसरा क्वेश्चन सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी 2 होगा, और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 होगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, और तीनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, इसी में नोट पॉइंट, जितना भी हम नोट पॉइंट लेकर आते हैं, ये आप लोगों को गौर से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या है, जब आप काउंट कीजिएगा निकाल के, तो कुल कितना होगा? 15 होगा। अगर 50 से 100 के बीच बात करें, अगर 50 से 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है, तो कुल मिलाके 10 अभाज्य संख्या होता है। अगर 1 से 100 तक के अगर पूछ दे, तो अगर 1 से 100 तक पूछ दे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, क्योंकि 15 और 10 कितना हो गया? 25 हो गया। तो 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 15 है, और 50 से 100 के बीच 10 है, तो 1 से 100 के बीच कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं। अब अभाज्य संख्या से आप लोगों को क्वेश्चन छूटना चाहिए, क्योंकि इससे जो पूछा जाएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप लोगों से बनना ही चाहिए। 3 ऑब्जेक्टिव उस स्लाइड से निकल सकता है, 3 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था वो अगले स्लाइड से मिल सकता था। इस स्लाइड से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो सकता है, इसको भी पूछ ले तो 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोगों को क्या मिल सकता है। और फिर आता है दूसरा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कटे, ऐसी संख्या जो एक से कटे और 2 से भी कटे और इसके अतिरिक्त और किसी से भी कटे। क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होता था? एक और स्वयं से कटे। तो जो अभाज्य संख्या उसको हटा दीजिएगा, बाद में जो बच जाएगा वो क्या बचेगा? भाज्य संख्या बचेगा। तो भाज्य संख्या क्या होगा? इसका जो गुणनखंडन निकलेगा वो 2 से अधिक होगा, हमेशा 2 से अधिक होगा। तो वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंडन हो, इसका कितना होगा? 2 से अधिक गुणनखंडन हमेशा होगा, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि जब 4 को आप लोग तोड़िएगा, 4 का गुणनखंडन देखिए, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इसका कितना हो गया? 3 हो गया। हमको सिर्फ ये मतलब है कि 2 से अधिक हो जाए, तो इसमें भी 2 से अधिक हो गया। फिर देख लीजिए, 5 नहीं होगा, फिर 6 होगा,
2 का देख लीजिए, 1 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 6 से होगा, और फिर 7 नहीं होगा, फिर 8 होगा। 8 को देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, और फिर 8 के बाद 9 आएगा, 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, 1 तो सबसे कटेगा, 1 हो गया, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 9 हो जाएगा, 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा। इस ये सब जितनी संख्या आप लोगों को दिख रहा है, ये सारी संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसका जो अपवर्तक है वो 2 से अधिक है, यानी गुणनखंडन इसका जो है 2 से अधिक है। भाज्य संख्या आप लोगों को समझ में आ गया। भाज्य संख्या ज्यादा, ये भी 1-2 क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाएगा, यही पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होगा, ये भी पूछ सकता है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या तो भी 4 होगा, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या तो भी 4 ही होगा। और फिर देखिए फिर कितना आता है, 4 के बाद 6 आता है, जो कि ये भी सम संख्या है। फिर 6 के बाद कितना आएगा, 8 आएगा, ये भी सम संख्या। अब फिर आता है 9, फिर कितना आता है 9। तो यहाँ से ये क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो होगा 9। तो फिर कितना होगा, 9। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से भी निकल गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होगा, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या तो भी 4 होगा, लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 होगा। और एक तीसरा था, ना तो भाज्य और ना तो अभाज्य, क्योंकि अभाज्य किसको कहते थे, जिसका केवल 2 गुणनखंडन हो, और भाज्य किसको कहते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंडन हो। लेकिन एक ऐसी संख्या है केवल एक ही अपवर्तक है, तो ये बेचारा ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। और एक के बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कैसी संख्या है, तो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। अब आगे देखिए, आगे अब आता है एक तो आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, इसमें आप लोगों को सभाज्य संख्या के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये एक प्रमेय है। प्रमेय 1.1 जिसको बोला जाता है। इस प्रमेय के आधार पे आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बिहार बोर्ड में यहाँ से आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है। तो आता है सभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सभाज्य संख्या जब भी हम देखते हैं तो कम से कम 2 संख्या जरूर होना चाहिए, एक संख्या को हम सभाज्य संख्या नहीं कहते। जब भी देगा आप लोगों को 2 को देगा, और दोनों में पूछेगा क्या ये दोनों सभाज्य संख्या है, तो देख लीजिए कैसी होगी। ऐसी दो संख्याएं जो केवल 1 से ही विभाजित हो, मतलब ऐसी 2 संख्या का ग्रुप बनाएंगे जो केवल 1 ही से ही आप विभाजित होगा और किसी से विभाजित नहीं होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या कहते हैं। असभाज्य संख्या, 2 सभाज्य संख्याओं का एचसीएफ यानी मोसो 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये आप लोगों को बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा हमेशा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग देख लिए कि सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी 2 संख्या जो केवल 1 से ही कटे उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कितना 16 और 9, तो देख लीजिए 16 और 9 हमेशा 1 से ही कटेगा, क्योंकि देख लीजिए अगर ये 16 का बात करते हैं तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, फिर 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। और 9 का बात करते हैं, 9 कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। लेकिन अब दोनों में देखिए कि कौन ऐसी संख्या जो दोनों को काट रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को जो 1 दिख रहा है वही 1 यहाँ पे भी दिख रहा है। देख लीजिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है तो इसमें भी 2 नहीं है। तो मतलब ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, तो एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या ऐसी 2 संख्याओं को कहेंगे जिसका केवल एक गुणनखंडन हो, यानी एक ही संख्या उसको काट सकता है। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सही क्या आप लोगों को समझ में आएगा, एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 25 और 12, ये सभाज्य संख्या है कि नहीं, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए सभाज्य संख्या है कि नहीं। तो 25 का देख लीजिए, 25 को जब तोड़ेंगे कितना हो सकता है गुणनखंडन, 1 हो सकता है, फिर 5 होगा, फिर 1 5 और फिर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 1 5 और 25 हो जाएगा। और 12 का गुणनखंडन देखिए तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। लेकिन देखिए कॉमन कितना मिल रहा है, कॉमन मात्र 1 ही मिल रहा है, तो ये भी क्या है, सभाज्य संख्या। एक ही एक ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट रहा है। और आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ये बताइए कि ये सभाज्य संख्या है कि नहीं। हम दे देते हैं आप लोगों को 10, एक तो 15, ये दोनों सभाज्य संख्या है कि नहीं, ये दोनों सभाज्य संख्या है कि नहीं। 10 और 15 सभाज्य संख्या है कि नहीं, क्योंकि जब 10 को तोड़िएगा तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 2 से कटेगा और 5 से कटेगा और 10 से कटेगा।
और 15 का जब कीजिएगा तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। तो देख लीजिए इसमें 1 भी मिल रहा है दोनों में, फिर देख लीजिए 5 भी मिल गया। क्या मिल गया? 5 भी मिल गया। तो ये शाहबाज संख्या नहीं होगा, ये शाहबाज संख्या नहीं होगा क्योंकि शाहबाज संख्या का परिभाषा ही ऐसी है कि ऐसी दो संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक हो, यानी एक गुणनखंड हो, एक से ही कटे। तो शाहबाज संख्या आप लोगों को समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक है, लेकिन आप लोगों को हर मैथ में आप लोगों को क्या काम देगा। हम आपको बोलते कि ऐसा कभी भी नहीं पढ़े होंगे आप लोग, विभाज्यता का नियम आप तक कभी आप लोगों को कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा इस तरह से विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम में सबसे पहले हम देखते हैं 0 का विभाज्यता का नियम, फिर 1 का देखेंगे, फिर 2 का देखेंगे, 4 का देखेंगे, सबका देखेंगे। तो सबसे पहले विभाज्यता का नियम आता है 0 का विभाज्यता का नियम। मतलब 0 को जब भी 0 से किसी में भागा देते तो क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए आप 0 ऊपर में लिखा हुआ है, कोई नंबर नीचे लिखिए, कोई भी नंबर लिखिए। एग्जाम्पल के तौर पे 0 है, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, तो 0 बटा कितना 8 लिख दीजिए, या तो 0 बटा 100 लिख दीजिए। कितनों लिखिएगा, 0 बटा कितनों लिखिएगा तो इसका आंसर कितना आने वाला है 0। इसका आंसर कितना आएगा, यानी 0 बटा नंबर हो तो उसका आंसर कितना आएगा 0। अगर 0 बटा नंबर हो तो उसका आंसर आएगा 0। मतलब 0 बटा 5 का भी आंसर आएगा 0, 0 बटा 8 का आंसर भी आएगा 0, 0 बटा 10 का आंसर, 0 बटा 100 का भी आंसर आएगा 0, 0 बटा 10 का आंसर भी आएगा 0। यदि 0 बटा हम कितना बड़ा लिख देते हैं, इतना बड़ा अंक लिख देते, कोई भी नंबर लिख देते हैं, इसका आंसर कितना आएगा 0। तो ये पहला नियम आप लोगों को समझ में आ गया ये 0 के बारे में। अगर 0 बटा नंबर हो, अगर 0 बटा नंबर हो तो उसका आंसर कितना आता है 0। लेकिन ऊपर में नंबर हो, ऊपर में क्या हो नंबर हो, ऊपर में नंबर हो, नीचे में 0 हो, तो इसका आंसर आता है इनफिनाइट। इनफिनाइट बोले तो अनंत। जैसे हम एग्जांपल पे देख लीजिए 1 बटा 0 हो, या तो 2 बटा 0 हो, या तो 8 बटा 0 हो, या तो कितनों बड़ा संख्या उसके नीचे 0 हो, तो सबका जो आंसर आएगा वो इनफिनाइट आएगा, यानी अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत आएगा। क्या आंसर उसका आएगा? अनंत आएगा। यानी नंबर बटा 0 हो, अगर 0 से किसी संख्या में जब भाग देंगे तो जो भी आएगा आंसर वो क्या आएगा? अनंत आएगा, यानी क्या इनफिनाइट आएगा। अब आता है 1 का विभाज्यता का नियम। 1 का विभाज्यता का नियम समझिए। जब 1 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? 1 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि ऊपर में नंबर हो, ऊपर में क्या हो नंबर हो, ऊपर में कोई नंबर हो और नीचे में कितना हो 1 हो। अगर ऊपर में कोई नंबर हो, नीचे में 1 हो, जब हम इससे 1 से भागा देते हैं, जब 1 से इसमें भागा देंगे तो जो आंसर इसका आएगा वो नंबर ही आएगा। कितना आएगा? वो नंबर भी आएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए क्या 2 बटा 1 है, जब 1 से 2 में भागा देंगे कितना आंसर आएगा 2। अगर 5 बटा 1 है तो इसका आंसर कितना आएगा 5। अगर 100 बटा 1 है, 100 बटा 1 है तो कितना आंसर आएगा इसका 100। यानी जो नंबर बटा, अगर नंबर बटा 1 हो तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? वो नंबर ही आएगा। तो नंबर यहाँ 2 था तो 2 बटा 1 आंसर 2, 5 बटा 1 आंसर 5, 100 बटा 1 आंसर कितना आया 10। तो आप लोगों को 1 का विभाज्यता का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या बोलता है देख लीजिए। दूसरा क्या बोलता है, यदि 1 ऊपर हो तो क्या होगा? 1 ऊपर हो तो क्या होगा? पहला नियम इसका क्या कह रहा था? पहला नियम आपको समझ में आ गया कि अगर यदि पहला नियम क्या कहता था, यदि नंबर बटा कितना हो 1 हो तो इसका आंसर कितना आता है नंबर, आएगा नंबर। नंबर दूसरा अगर ये बोल रहा है यदि 1 ऊपर हो नीचे में क्या हो नंबर हो, इसका जो आंसर आएगा वो स्मॉलेस्ट आएगा, मतलब छोटा इसका आंसर आएगा। जो भी आएगा छोटा आएगा। जैसे मान लीजिए 1 बटा 5 है, 1 बटा 5 है तो भी आंसर आएगा वो छोटा आएगा, बहुत छोटा। जब 1 से 5 में भागा दीजिएगा कितना आएगा? जैसे हम 1 बटा 2 हो तो इसका आंसर कितना आता है 0.5 आता है। उसी प्रकार जब 5 से भागा दीजिएगा, 5 से भागा दीजिएगा एकदम कितना आएगा 0 से, तो यहाँ पे लिखिएगा, इसके बाद क्या यहाँ पे दशमलव लगाइएगा तो 0 आएगा। तो फिर कितना दम कटेगा? 2 दम कटेगा। तो जो भी आएगा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। कितना गया इसका आंसर 0.2। 0.2 ऊपर में 1 हो नीचे में क्या नंबर हो, जब इससे हम भागा देते हैं तो जो भी आंसर आता है वो स्मॉलेस्ट नंबर आता है। स्मॉलेस्ट नंबर आता है मतलब बहुत छोटा नंबर आता है, तो बहुत छोटा नंबर मिलता है। यदि 1 बटा 1 हो, कौन नहीं जानेगा, यदि 1 बटा 1 हो तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 0 बटा 0 हो तो भी उसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो आप लोग ये सब समझ गए होंगे। 0 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 0 का बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 1 का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला विभाज्यता नियम आप लोगों को कहीं नहीं बताया गया होगा 0 और 1 का। तब आगे देख लीजिए अब 2 का क्या होता है। 2 का विभाज्यता का नियम, यदि अंक का अंक, तो किसी भी संख्या का जो अंत का अंतिम जो अंक होता है, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है, अगर वो 2 से कट रहा है तो पूरा संख्या 2 से कटेगा।
एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, इतना बड़ा हम संख्या लिख, अगर अंत का अंक कितना है 6 है, ये 2 से कटेगा तो ये पूरा संख्या 2 से कटेगा। फिर देख लीजिए, अगर इतना बड़ा हम संख्या लिख, बहुत बड़ा लिख दिए, अगर अंत में 2 लिख दिए 2 से कट जाएगा तो ये भी संख्या 2 से कटेगा। देख लीजिए 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये देख लीजिए अंत में जो आया अंक है क्या 3 है, ये 3 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए पूरे संख्या ये 2 से नहीं कटेगा। और देख लीजिए अगर 8 लिख दिए तो ये देख लीजिए जो अंत का जो अंक है वो 2 से कट जाएगा, तो ये पूरा संख्या भी 2 से कट जाएगा। तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि अंत का जो अंक है अगर वो 2 से कटता है तो पूरे संख्या 2 से कटेगा। अब फिर आता है 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि अंत का 2 अंक, यदि अंत का क्या 2 अंक 4 से कटे तो पूरा संख्या वो 4 से कटेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये देख लीजिए, अगर इस तरह हम लिख दिए, इस तरह से देख लीजिए, पहले ये 4 से कटेगा, ये अंक का जो है किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, ये अंतिम 2 अंक है, ये 4 से जब इसमें भागा दीजिएगा तो देख लीजिए नहीं कटेगा। 4 से भागा देंगे 42 दाम, तो क्या होगा, नहीं कटेगा। 4 से जब 42 में भागा देंगे तो ये नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। दो देख लीजिए यहाँ पे क्या शेषफल बच गया, इसीलिए ये क्या, ये जो संख्या होगा ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा। लेकिन अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे में लिखा हुआ इस तरह लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 लिख दिए, तो देख रहे हैं आप ये अंत का जो 2 अंक है, अंत का जो 2 अंक है वो 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये क्या, ये संख्या 4 से कटेगा। जब इस पूरे संख्या में आप 4 से भागा दीजिएगा तो ये 4 से क्या पूरा पूरी कट जाएगा। अगर इस तरह संख्या लिख दीजिए, ये भी 4 से कट जाएगा, क्योंकि अंत में क्या है 32, तो ये 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा संख्या 4 से कटेगा। इतना बड़ा हम संख्या लिख देते, ये जो 56 दिख रहा है आप लोगों को 4 से कट जाएगा, ये 56 4 से कट जाएगा, तो इधर कितना बड़ा संख्या लिख दीजिएगा तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो 4 2 का विभाज्यता का नियम और 4 का विभाज्यता का नियम और 8 का विभाज्यता का नियम, 16 का विभाज्यता का नियम तीनों सेम है। अगर 2 से विभाज्यता का पूछे तो अंक का अंक कटना चाहिए, मतलब एक अंत का अंक बोले तो 1 अंक, 4 बोले तो अंत का 2 अंक। अच्छा उसी तरह जब 8 बोलेंगे, जब 8 बोलेंगे तो अंक अंतिम जो अंक होगा किसी भी संख्या का अंत का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर ये लास्ट का जो 3 अंक दिख रहा है, अगर ये 8 से कहीं कट गया, 8 से कट गया तो ये पूरा संख्या क्या होगा 8 से कटेगा। तो भागा देख लीजिए, ये भागा देके देख लीजिए, ये 8 32 हो जाएगा, चलो ठीक 32, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना आ गया 22, तो ये 22 देख लिया 8 में नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या आपको दिख रहा है पक्का है कि ये 8 से नहीं कटेगा, ये 8 से नहीं कटेगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल क्या आप लोग देख लीजिए, ये संख्या 8 से कटेगा क्या, ये संख्या 8 से कटेगा, तो ये इसमें भागा दीजिएगा तो क्या होगा, ये पूरा पूरी कट जाना चाहिए, लेकिन ये भी 8 से संख्या कटने वाला नहीं है। ये देख लीजिए 8 से ये कट जाएगा, ये भी 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि अंत में जब 3 अंक में भागा दीजिएगा तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। लेकिन ये संख्या जो लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या अंत का जो 3 अंक है वो 8 से कट जाएगा, क्योंकि 8 से भागा दीजिए, 8 पचे कितना होगा 40, ये कट गया पूरा, यहाँ पे 8 आया, फिर एकदम क्या होगा 8 कट, मतलब ये 3 अंक आप उतना पूरा, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा संख्या लिख देता, डराने के लिए आप लोग क्या बहुत बड़ा संख्या लिख देता है, इतना बड़ा। अगर एग्जाम में कोई इतना बड़ा संख्या दे के आपसे पूछे कि 8 से विभाजित होगा, तो आप लोग तो भागा देते देते थक जाइएगा, तो आप मात्र 3 ही अंक में भागा दीजिएगा और बता दीजिएगा कि ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर 16 का बताना हो तो अंतिम अंक 4 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 16 से कट रहा है तो 16 से विभाजित हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए इसका अंतिम अंक ये 4 गो, अगर ये 16 से भागा दीजिएगा, अगर ये कट गया तो इसका मतलब ये 16 से भी विभाजित होगा ये पूरा संख्या। जो 2 का था फिर से एक बार विभाजित करवा देते हैं, 2 का 4 का 8 का और 16 का, 2 का 4 का 8 का और 16 का, इसमें क्या बोलता था अंतिम 1 अंक, अंतिम 2 अंक, इसमें अंतिम 3 अंक, इसमें अंतिम 4 अंक। किसी भी संख्या का अंतिम 1 अंक 2 से कट रहा है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। यदि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो 4 से पूरे संख्या विभाजित हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। अगर किसी भी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या 16 से विभाजित होगा। फिर आगे आता है 3 और 9 का। 3 और 9 का जो नियम है वो बिल्कुल सेम है, 3 और 9 का नियम बिल्कुल सेम है। तो यदि किसी संख्या के अंकों का जो योग है अगर वो 3 और 9 से कट रहा है, अगर वो 3 से कट रहा है तो 3 से विभाजित हो जाएगा, अगर वो 9 से कट रहा है तो 9 से भी पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए,
इस तरह से लिखा हुआ है। अगर इस तरह से क्या लिख दिए, अगर ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप लोग बचपन में इस तरह जोड़ते होंगे। 4 3 कितना 7 होगा, 7 7 3 10 होगा, 10 2 12 होगा, यानी 12 आ गया तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो ये संख्या क्या होगा, ये 3 से कट जाएगा। तो कितना जोड़े, 12 जोड़े, 12 जोड़ के 3 से भागा दिए, कट गया कितना दम, 4 दम, तो ये 3 से कटेगा। लेकिन आपको इस तरह से जोड़ना नहीं है। बात के मान लीजिए अगर 3 को चेक करना है, 3 का चेक करना है, तो देख लीजिए ये 3 कट जाएगा, ये भी कट गया, 3 ये भी कट गया, और देख लीजिए 4 2 कितना हो गया, 6, 6 भी 3 से कट गया, तो इस तरह से पूरा कट गया, पूरा कट गया तो ये संख्या 3 से भी कट जाएगा। इसी तरह से चेक करना है। मान लीजिए एग्जाम्पल दिए, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए। तो आप लोग जोड़ के नहीं बताइएगा, डायरेक्ट इसको बनाइएगा। डायरेक्ट इसको किस तरह कीजिएगा, देखिए ये 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या 4 बच गया, ये 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 3 से संख्या नहीं कटेगा, 3 से संख्या नहीं कटेगा। लेकिन अगर इसी संख्या में देख लीजिए अगर बढ़ा देते हैं, अगर 4 बचा हुआ यहाँ पे क्या, अगर 2 लिख देते हैं, अगर यहाँ पे देख लीजिए कि आप 2 लिख दिए, तो देखिए ये संख्या क्या होगा, 3 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये भी 3 से कट गया। तो इस तरह से क्या है, 3 से भी कट गया। तो 3 और जो 9 का जो कॉन्सेप्ट है, 3 और 9 का जो विभाज्यता का नियम है, सबसे आसान 3 और 9 का ही है। अगर 9 का अगर चेक करते हैं तो देख लीजिए 9 का कैसे तरह चेक करेंगे। अगर इतना बड़ा संख्या कोई लिख दिया, इतना बड़ा कोई संख्या लिख दिया, अगर 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो सबसे पहले जोड़िए, 6 3 9 हो गया, 6 3 कितना हो गया, ये 6 3 9, तो 9 से पूरा पूरी क्या होगा, कट जाएगा। और फिर देख लीजिए 4 3 7 हुआ, 4 3 7 हुआ, तो अभी क्या 9 नहीं पूरा है, 4 3 7 7 अच्छे कितना होगा, 7 6 13, तो 13 में देखिए 9 से जब काटेंगे तो 4 बचेगा, और 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 3 कितना होगा, 8 3 11 होगा, जो कि 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 9 से नहीं कटेगा। और फिर आगे देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल एक छोड़ देते हैं। ये संख्या बताइए, ये संख्या बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा, ये संख्या बताइए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। एग्जाम्पल तौर पे देखिए, ये देखिए 9 से कट गया, देखिए 4 और 5 कितना हो गया 9, तो ये भी 9 से कट गया। और देख लीजिए 8 8 3 कितना हुआ 11, 8 3 हुआ 11, 8 3 11, तो यहाँ पे कितना बचा 2, 3 2 5, ये भी 9 से नहीं कटेगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ताकि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। ये बताइए ये 9 से कटेगा कि नहीं, ये बताइए कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए, क्वेश्चन जो है वो 9 से कटेगा कि नहीं। तो कैसे चेक कीजिएगा, जोड़ के नहीं चेक कीजिएगा कि 9 को जोड़े फिर 9 से भागा दें, डायरेक्ट 9 से देखिए ये कट गया, 6 3 9 हो गया, ये भी कट गया, अब 5 2 7 हो गया, यहाँ पे एक छोड़ 2 और लिख देते हैं। आप देखिए 9 से पूरा पूरी कट जाएगा, बोलिएगा क्यों, कि 5 2 कितना हो गया 7, 7 2 कितना हो गया 9, तो ये 9 से कट गया। तो आप लोग अगर 3 और 9 का जो विभाज्यता का नियम लगाइएगा, तो आप लोग जोड़िएगा नहीं, जोड़ना नहीं है, बाकी डायरेक्ट क्या उसी संख्या से क्या काट देना। अगर 3 से कट गया तो 3 से विभाज्यता होगा, 6 से कट गया तो 6 से पूरा पूरी संख्या कट जाएगा। और 5 का विभाज्यता का नियम कहता है, 5 का विभाज्यता का नियम कहता है, यदि किसी संख्या का जो अंतिम अंक है, यदि अंतिम अंक 5 से विभाजित है, अगर अंतिम अंक 5 से विभाजित है तो 5 से क्या होगा, वो पूरा संख्या कट जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। अगर देख लीजिए इस तरह से 0 आ गया। आप लोग इतना जान लीजिए 0 जो है वो सभी संख्या से कटता है। आप लोग अभी शुरुआत में बताएं, 0/2 लिखिएगा तो कितना दम कटेगा, 2 दम कटेगा। 0/5 लिखिएगा तो कितना दम, 2 दम कटेगा। अगर 0/100 लिखें तो भी कितना दम कटेगा, 0 दम कटेगा। मतलब 0 सभी संख्या से भागा देने पर ये क्या पूरा पूरा कट जाता है। तो 0 को जब हम 5 से भागा देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। तो अर्थात ये भी संख्या जो होगा वो 5 से कटेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 20 है, 20 ही 5 से कटेगा, क्योंकि अंत में कितना है 0 है, और 0 क्या करता है सभी संख्या से कट जाता है। अब फिर इतना बड़ा संख्या लिख दीजिए, लास्ट में 0 दे दिए, इसका मतलब पक्का है 5 से कटेगा, क्योंकि 0 सभी संख्या से कटता है, 1 से 2 से 3 से 4 से, तो 5 से भी कट रहा है। यहाँ पे इस तरह दिख लीजिए, अगर यहाँ 5 लिखा हुआ तो ये 5 क्या आ रहा है, 5 से कट रहा है। अंतिम एक अंक जो है 5 से कट रहा है, तो ये संख्या पूरा 5 से कटेगा। आगे देखिए, फिर आता है 5 का विभाज्यता का नियम, तो बता ही दिए। यहाँ पे 10 का विभाज्यता का नियम होगा, 10 का विभाज्यता का नियम। तो 10 का विभाज्यता का नियम कहता है, यदि अंतिम अंक जो है वो 10 से विभाजित हो, यदि अंतिम अंक 10 से विभाजित हो, उसे क्या बोलेंगे, वो संख्या पूरा क्या हो जाएगा, 10 से विभाज्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 0, हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं, ये जो 0 है वो सभी संख्या से कटता है। इसका मतलब ये जो 0 है वो 10 से भी कटेगा, तो ये 10 से कट जाएगा। अगर इस तरह संख्या लिख दी 5, तो ये देख लीजिए जो अंतिम अंक है 5, ये 10 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, इसीलिए क्या होगा 10 से नहीं कटेगा, तो इसीलिए 10 का विभाज्य पूरी विभाजित नहीं होगा। ऐसे 10 का एक और नियम है कि किसी भी संख्या अगर 0 हो तो वो 10 से कट जाता है। 10 का नियम आप लोगों को समझ में आ गया। तब आगे देख लीजिए 20 और 25।
20 और 25 का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक अगर 20 और 25 से कट रहा है तो वो संख्या भी 20 और 25 से कटेगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर इतना बड़ा संख्या लिखा हुआ है, देखिए ये संख्या 20 से कट जाएगा, क्योंकि 20 को चेक करने के लिए अंतिम दो अंक में भागा दीजिए, सब अंक में नहीं, दो अंक देख लीजिए, ये दो अंक जो है वो 20 से कट रहा है, ये 20 से कट रहा है तो ये संख्या 20 से क्या होगा, ये पूरा संख्या 20 से कट जाएगा। लेकिन अंतिम जो दो अंक है वो 25 से नहीं कटेगा, ये 25 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 25 से भागा देंगे तो पूरा भागफल नहीं जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इतना बड़ा संख्या लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे देख लीजिए अंतिम दो अंक है, अगर इसको 20 से भागा देते हैं, अगर 20 से भागा देंगे तो ये नहीं कटेगा, 20 से भागा देंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम दो अंक ये क्या, ये 20 से नहीं कट रहा है, अंतिम दो अंक 20 से नहीं कट रहा है। लेकिन आप इसको 25 से भागा दीजिएगा, तो ये पूरा संख्या क्या होगा, ये 25 से ये दो अंक वाली संख्या कट जाएगा, ये दो अंक क्या होगा, कट जाएगा, तो ये पूरा संख्या जो है 25 से कट जाएगा। यहाँ पे 100 लिखते हैं, तो 100 में क्या होता है, ये डबल जीरो है, तो डबल जीरो है तो ये 20 से भी कट जाएगा और क्या 25 से भी कट जाएगा, क्योंकि जीरो है, जीरो सबसे कटता है, तो इसलिए क्या ये 25 से विभाजित होगा और क्या 20 से विभाजित होगा। आगे देख लीजिए, अब 7 का विभाज्यता का नियम, 7 का विभाज्यता का नियम को ध्यान से समझिएगा तो ही समझ में आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी अंक के दो गुना करके किसी भी संख्या के अंतिम जो अंक होगा उसको अगर दो गुना करके शेष संख्या में घटा देने पर जो शेषफल आता है, अगर उसमें अगर 7 से भागा देते हैं तो अगर वो पूरा कट जाता है तो वो संख्या भी 7 से कट जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी बड़ा संख्या लिख देते हैं, इतना बड़ा क्या हम संख्या लिख दिए, इतना बड़ा हम संख्या लिख दिए, तो ये संख्या हमको चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो चेक करने के लिए क्या करना है, तो किसी संख्या के जो अंतिम अंक होगा उसको दो गुना कीजिए, 2 गुना 3 गुना कितना होगा, 6 होगा, 3 होगा, और बच गया संख्या, कितना बचा, 45 बचा, तो 45 में आप 6 घटाइए, 45 में 6 घटाइए, कितना बचेगा, 45 में 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 39। अब इस 39 में 7 से भागा दीजिए, अब 39 में 7 से भागा दीजिए तो ये पूरा नहीं कटेगा। अगर ये पूरा नहीं कटा, इसका मतलब है कि ये जो संख्या आपको दिख रहा है ये 7 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा। लेकिन इस संख्या को देखिए, अगर इसके जो अंतिम अंक है, अगर इसका जो अंतिम अंक है इसको जब दो गुना करेंगे कितना आएगा, 6, इसको दो गुना करेंगे कितना आएगा, 6, और बच गया संख्या वो कितना है, 34। 34 में क्या कीजिए, घटाइए, कितना बच जाएगा, 28 बच जाएगा, 34 में 6 जाएगा 28, और इसमें अब 7 से भागा दीजिए, अब 7 से भागा दिए तो ये पूरी कट गया। क्या मतलब इस संख्या में जब हम 7 से भागा देंगे तो ये संख्या पूरी कट जाएगा। अब देखिए 11 का विभाज्यता का नियम, 7 का विभाज्यता का नियम आप लोगों को इतना अच्छा सब नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है 24 तो 1, तो इसमें क्या बोले, अंतिम जो एक अंक है उसको दो गुना कीजिए, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, बची जो संख्या है कितना बचा, 240, तो 240 में इसको घटाइए, 240 में इसको घटा दिए तो शेषफल कितना बचेगा, 238। अब इसमें आप 7 से भागा दीजिए, अगर ये पूरी कट जाता है तो ये संख्या जो है, ये जो इतना बड़ा संख्या यहाँ पे आपको दिख रहा था, इतना बड़ा संख्या ये भी 7 से कट जाएगा। 7 से इसको भागा दीजिए, तो 7 से भागा दीजिएगा तो कितना दम कटेगा, यहाँ दे देते हैं आप लोगों के लिए, देख लीजिए 23 है और 8 है, 7 से भागा दीजिएगा तो 21 लगेगा, यहाँ पे हटाइएगा 2 आएगा, फिर कितना 8 है 28, तो 28 भी आप लोगों क्या 7 से कट जाएगा, कितना दम कटेगा, 4 दम, 7 कितना 28, तो ये संख्या क्या हुआ 7 से कट गया। अगर ये पूरी 7 से कट गया, इसका मतलब ये जो संख्या यहाँ लिखा हुआ है वो 7 से भी क्या पूरी कट जाएगा। के बाद यहाँ पे क्या आता है 11 का विभाज्यता का नियम। 11 का विभाज्यता का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलता है यदि आपस में अगर कोई संख्या दिया हुआ है, आपस में अंकों को घटाने पर, अगर जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसके अंक को आपस में अगर घटाएंगे, अगर घटाने के बाद जो शेषफल बचेगा, अगर वो संख्या 11 से विभाजित हो, यदि वो संख्या 11 से विभाजित हो तो पूरा संख्या कितना होगा, वो पूरा संख्या 11 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये दिया हुआ है, आपस में कैसे घटाइएगा, इन दोनों जोड़ा पहले लगा लीजिएगा, ये दोनों क्या आपस में घटाइए, जब एक तरफ से घटाइएगा, अगर 1 में 3 घटाइए कितना बचेगा -2, और फिर जब 3 में घटाइए कितना बचेगा +2, कितना आ गया 0, 0 को भागा दीजिए कितना से 11 से, बताए थे आप लोगों को 0 से जब किसी भी संख्या में भागा दीजिएगा तो भागा पूरी लग जाता है, कितना दम लगेगा 0 से, इसका मतलब ये संख्या कितना होगा 11 से विभाजित हो जाएगा। विश्वास है तो भागा देख लीजिए, भागा देके क्या देख लीजिए,
एक दम कितना होगा 11, यहाँ पे कितना बचा 2, फिर आया 23, फिर 2 दम लगेगा 22, यहाँ पे कितना बचा एक नीचे आ गया क्या 11, अब 11 से कट गया। तो 11 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि आप किसी भी संख्या के अंकों को आपस में घटाने पे जो शेषफल आता है, उस शेषफल यदि 11 से कट जाए तो संख्या भी 11 से कट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कितना लिखा हुआ है, कर देते हैं थोड़ा, हुआ देख लीजिए 528, 528 क्या 7 से विभाजित है कि नहीं, तो इसमें तो जोड़ा लग ही नहीं रहा है, तो अपना मन से यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, 0 बढ़ा लीजिए। अब जोड़ा लग गया, अब घटाइए, अब 0 में घटाइएगा 5, 0 में घटाइएगा 5 तो कितना बचेगा -5, फिर आप 2 में घटाइए 8 से कितना बचेगा -6। अब दोनों को क्या कीजिए -11 आया, कितना आया -11, अब 11 से भाग दीजिएगा तो 11 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा कितना दम -1 दम। इसका मतलब ये जो संख्या है, ये जो संख्या आपको दिख रहा है, ये संख्या क्या होगा 11 से कट जाएगा। धागा देख लीजिए 500 कितना है 28 है, कितना दम कटेगा 4 दम कटेगा, कितना आएगा 44, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ पे कितना बचा 8, तो देख लिया 11 से भी क्या हुआ ये पूरी कट गया। इसका मतलब क्या है, जब किसी भी संख्या के अंकों को आपस में घटाने पे जो शेषफल बचता है, अगर वो संख्या 11 से कट गया, अगर वो संख्या 11 से क्या हुआ 11 से कट गया तो पूरा संख्या भी 11 से कट जाएगा। यहाँ पे शेषफल कितना बचा -11, शेषफल माइनस हो या तो पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं, कितना दम कटा -1 दम कटा, -1 दम कटा, तो ये भी संख्या कितना होगा 11 से विभाजित हो जाएगा। 7 का विभाज्यता का नियम रहेगा, और जो 11 का था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को जो बताया गया विभाज्यता का नियम, तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, बिहार बोर्ड या तो पॉलिटेक्निक हो या तो ITI हो, क्योंकि ये जो है विभाज्यता का नियम आप लोगों को बताया गया, ये खासकर पॉलिटेक्निक और ITI के लिए ही बताया गया और MR नेवी के लिए, क्योंकि MR नेवी में इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। सबसे पहले और विभाज्यता का नियम दिख लीजिए, अगर मान लीजिए हमको 12 का विभाज्यता का नियम देखना है, अगर कोई संख्या 12 से विभाजित है कि नहीं, तो वो संख्या अगर 3 से और 4 दोनों से विभाजित है, क्योंकि इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए तो 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 4, अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 12 से विभाजित होगा। जैसे हम देख लीजिए 30 क्या है, तो 3 से तो विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं, 4 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब ये 30 है वो 12 से विभाजित नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं 32, तो 32 क्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगा और 32 4 से विभाजित हो जाएगा। 32 क्या होगा 12 से विभाजित, देखिए 3 से ये विभाजित नहीं होगा, ये 32 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए क्या ये 12 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं 36 लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ ये 3 से भी कट जाएगा 36 और फिर किससे कटेगा 4 से भी कट जाएगा, 3 और 4 दोनों से कट जाएगा, इसका मतलब ये जो 36 है वो 12 से भी कट जाएगा। कितना दम कटता है 3 दम कट जाता है, तो जो भी 12 से कटेगा वो संख्या क्या अगर 3 से 4 से दोनों से कट रहा है तो ही 12 से कटेगा। अगर कोई संख्या 15 से काटना है तो वो संख्या 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए। अगर कोई संख्या 14 से कट रहा है इसका मतलब वो 2 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 49 है तो देख लीजिए 49 क्या हो रहा है, ये 7 से तो कट रहा है, ये 7 से तो कट रहा है लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, इसीलिए जो 49 देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या होगा 14 से नहीं कटेगा। लेकिन इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 56, यहाँ पे क्या है 56, तो 56 क्या होता है ये 7 से भी कटता है, 56 7 से भी कटेगा, ये जो 56 है वो 2 से भी कटेगा, इसीलिए 56 14 से भी क्या होता है कट जाता है, इसीलिए जो 56 है वो 14 से कट जाता है। और 15 का एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए 50, एक तो 50 मानिए, एक तो क्या 45 मानिए, तो 50 है जो आप लोगों को ये 50 दिख रहा है ये 5 से तो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए जो ये 50 है वो 15 से नहीं कटेगा। लेकिन ये जो 45 है वो 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो ये जो 45 है ये 15 से पूरा विभाजित लग जाता है, 15 45 यानी 3 दाम में कट जाएगा। 12 हो या तो 15 हो या तो 14 हो या तो 20 हो या तो 25 हो 30 50 हो, किसी को भी अगर निकालना है तो इसी तरह से आज गुणनखंडन में उसको तोड़ लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा कि अगर वो दोनों से कट रहा है तो वो संख्या जो संख्या से भागा दे रहे हैं उससे भी कट जाएगा। तो आप लोगों को जो ये विभाज्यता का नियम बताया गया इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक में खासकर MR नेवी में, के लिए हम आप लोग को क्वेश्चन भी लाए हैं। देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और हो सके बिहार बोर्ड में भी एक बार पूछ दे। पहला क्वेश्चन बोलता है जो इतना बड़ी संख्या लिखा हुआ है, बोलता है जब 4 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा।
अगर इस संख्या में 4 से भागा दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो अब 4 से भागा देना है तो अब इतना बड़ा भागा दीजिएगा, इतना बड़ा भागा दीजिएगा तो बिहान हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, 4 से विभाज्यता का नियम क्या बताए थे आप लोगों को कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, तो 26 में भागा दीजिए, कितना दम कटेगा बताइए। तो 4 से जब इसको भागा दीजिएगा तो कितना दम, 4 पचे 20, 4 कितना होगा, 4 24, तो 6 दम कितना लगेगा 24, तो कितना आया शेषफल यहाँ पे 2, कितना आया शेषफल 2, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर कितना हो जाएगा ए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन बोल देखिए इतना बड़ा संख्या दिया हुआ, डॉट 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 करके दिया, इसका मतलब संख्या ये जाते रहेगा, बहुत बड़ी संख्या है। अगर इसको 8 से भागा देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा। अगर इस तरह संख्या अगर लिख दे तो आप लोग भागा दे पाइएगा, पता नहीं आगे क्या 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 नहीं आएगा। और इतना बड़ा संख्या है तो 8 से भागा देने पे शेषफल कितना आएगा। तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक, अंतिम जो 3 अंक है अगर उसको भागा देने पर कट जाता है तो संख्या 8 से भी कटेगा। तो अंतिम 3 अंक दे दीजिए, अंतिम 3 अंक में कितना होगा, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, तो 41 लिखिए, तो 8 से भागा दीजिए, 8 पचे कितना होगा 40, कितना आया शेषफल 1, तो यही शेषफल 1 की क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना डी। इस तरह से एनडी क्या बोलता है, नेवी में पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर देख लीजिए ए का मान बताइए, ए का मान निकालिए जबकि ये जो संख्या 3 से विभाजित है। देखिए ये यहाँ पे बीच में लिखा हुआ, ये जो पूरा संख्या इतना बड़ा दिख रहा है ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो ए का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, यहाँ पे क्या ए है, और 2 और 7, ये 3 से विभाजित है, ये संख्या 3 से विभाजित है। अगर ये संख्या 3 से विभाजित है तो ए का मान बताइए। अगर ये संख्या 3 से विभाजित है तो अब अगर इस सबको जोड़ते हैं तो 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो देख लीजिए ये 3 से कट गया, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 9 6, ये 9, ये तो 9 नहीं है, ये है, इसी का मान क्या निकालना है, इसी का मान क्या करना है, निकालना है। इसके बाद देख लीजिए 7 2 कितना हो गया 9, तो 9 भी 3 से कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 कटेगा, 3 से काटेंगे तो एक शेषफल बचेगा, यहाँ पे एक शेषफल बचेगा। इसके बाद यहाँ पे कितना हो गया 6, तो एक शेषफल है, यहाँ पे 5 है तो 6, ये भी 3 से कट गया। अब बचा 7, तो 7 को जब 3 से काटिएगा तो यहाँ पे शेषफल बचेगा 1, शेषफल कितना बचा 1, तो 1 प्लस कितना ऊपर में बचा ए, 1 प्लस ए। अब यहाँ पे नीचे कितना है 3, तो अगर ए का मान क्या रखें, ए का मान क्या रखें जो कि 3 से कट जाए, तो ए का मान 2 रखिएगा तो भी कटेगा। अगर ए का मान 2 रखिएगा तो 1 का प्लस 2 बटा कितना होगा 2, तो 1 प्लस 2 कितना होगा 3, 3 बटा कितना 3, तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा। जब 2 रखिएगा तब कटेगा, अगर 3 रखिएगा तो 3 1 4 हो जाएगा जो कि 3 से नहीं कटेगा। अगर 0 रखिएगा तो 1 बचेगा तो 1 3 से नहीं कटेगा। और देख लीजिए 1 रखिएगा तो 1 1 2 होगा जो कि 3 से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले 3 से सबको काट दे लीजिएगा और जो बचेगा उसको इस फॉर्म में लिख दीजिएगा। इसके बाद ए का मान आखिर क्या रखें ताकि ये पूरे संख्या कट जाए, ऑप्शन से आप लोग सेटिस्फाई करके देख लीजिएगा। फिर देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए, फटाफट इसको दीजिए। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान निकालिए जबकि ये संख्या जो है क्या 3 से पूरा पूर्णतः विभाजित है, ये संख्या 3 से विभाजित है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस संख्या को देख लीजिए 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इसके बाद क्या है एक्स है, बाद 9 2 1 को 3 से हमको काटना है। 3 से काटने के लिए आप लोगों को क्या बताया गया था, डायरेक्ट काटिए, 3 से काटिए, तो 4 5 कितना हो गया 9, तो 3 से कट गया 9, फिर 6 भी 3 से कट गया। इसके बाद ये देखिए 9 भी 3 से कट गया, ये 3 भी 3 से कट गया, और 2 ये कितना हुआ 3, ये भी 3 से कट गया। फिर देख लीजिए 8, 8 को जब 3 से काटेंगे कितना शेषफल बचेगा 2, 8 को जब काटेंगे 3 से कितना शेषफल बचेगा 2, 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, 2 और 7 कितना 9, तो ये भी 3 से कट गया। अब बचा कितना एक्स, बचा ऊपर में कितना एक्स, बचा ऊपर में एक्स, तो एक्स का मान आखिर क्या रख दें ताकि ये क्या एक्स का क्या मान रखते हैं ताकि ये 3 से कट जाए। तो एक्स का मान 2 रखिएगा तो 3 से नहीं कटेगा, एक्स का मान 4 रखिएगा तो 3 से नहीं कटेगा, एक्स का मान 1 रखिएगा तो 3 से नहीं कटेगा, तो एक्स का मान क्या रखिएगा 3, एक्स का मान 3 रख दीजिएगा तो 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया 3। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए ये बोल रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि ये संख्या जो है 9 से विभाजित है। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता था, अगर ये पूरा संख्या अगर 9 से कट रहा है तो नीचे 9 लिखिए, 9 से भागा दीजिए, 7 और 2 कितना हुआ 9, तो ये कट गया। फिर देख लीजिए ये 6 और 3 कितना हुआ 9, ये भी 9 से कट गया। इसके बाद देख लीजिए 8 और 1 कितना हो गया 9, ये भी 9 से कट गया। इसके बाद आ गया 7 4 कितना हो गया 7 4 11, 7 4 11, 7 4 11 में जब 9 से भागा दीजिएगा तो 2 बचेगा शेषफल, और ऊपर में कितना बचा 2 प्लस कितना 1, 2 प्लस ए, 2 प्लस ए, अब बटा कितना 9। अब ए का मान क्या रखें ताकि 9 से कट जाए। ए का मान 2 रखिएगा तो 4 आएगा तो 9 से नहीं कटेगा, फिर 3 रखिएगा तो 3 2 5 होगा, 9 से नहीं कटेगा, 0 रखिएगा तो 2 होगा, 2 9 से नहीं कटेगा। लेकिन अब 7 रखिएगा, जैसी 7 रखिएगा तो 2 प्लस 7 बटा कितना 9,
कितना हो जाएगा 9/9, 9/9। ये पूरा संख्या कितना होगा 9 से कट जाएगा। तो क्या रखने पे आंसर नंबर कितना आएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ये संख्या a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान निकालिए यदि ये संख्या 8 से क्या विभाजित है। अगर ये संख्या 8 से विभाजित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का विभाज्यता का नियम आप याद कीजिए। अगर इस तरह से अगर कोई पूछ दे तो आप लोग नहीं निकाल पाइएगा a का मान, लेकिन ये विभाज्यता का नियम आपको निकाल के देगा। तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता था, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। तो अंतिम 3 अंक क्या है, ये है 8 है, a है और क्या है 0 है, 8a और 0 है। ये कितना से विभाजित करना है 8 से। अगर ये विभाजित हो जाता है तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है तो a का मान बताइए। तो a का मान क्या रख दे ताकि ये पूरा ये जो संख्या है 8 से विभाजित होने लगे। तो a का मान रख के देखिए, ऑप्शन नंबर 1 पहले 2 रख के देखिए। तो 8 2 हो जाएगा, इसके बाद कितना 0, 8 2 0, आप भागा दीजिए 8 से। ये पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, 8 तो कट जाएगा, यहाँ पे 20 बचेगा, तो ये नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। फिर 3 रख के देखिए तो कितना हो जाएगा 8, 3 कितना 0, इसको 8 से भागा दीजिए, ये भी नहीं कटेगा, ये भी क्या होगा नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और 7 रख के देखिए कितना होगा 7 8 0, अगर इसको 8 से भागा दीजिएगा तो ये भी नहीं कटेगा। जब 8 रख के देखिएगा, 8 रखिए या तो 0 रखिए, 0 रखिएगा कितना होगा 800, ये 8 से पूरा पूरी क्या होगा कट जाएगा, ये 8 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। अब अगर 8 रखिए, 8 भी देखिए कट जाएगा, एक जगह पे क्या रखिए 8 रखिए, 8 0, फिर 8 से भागा दीजिएगा तो भी कट जाएगा, कितना दम कटेगा 110 दम। ये कितना दम कट रहा था 100 दम कट रहा। यानी अगर a का मान पूछेगा तो उस पे ऑप्शन सेटिस्फाई करवा के देखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आप विभाज्यता का नियम जानिएगा। अगर ये विभाज्यता का नियम जानते हैं तो ये पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह से आप लोग क्या बना लीजिएगा। पॉलिटेक्निक हो चाहे तो ITI हो, सबका क्वेश्चन बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो अगले वीडियो आएगा आप लोगों को आप एक्सरसाइज से आएगा 1.1 से आएगा। अगले वीडियो में आप लोगों को HCF बताया जाएगा, HCF मोसो के बारे में बताया जाएगा और लोसो के बारे में जाएगा, LCM और क्या HCF के बारे में आप लोग को अगले वीडियो में मिलेगा और चैप्टर वाइज मिलेगा। फिजिक्स का भी क्लास चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।